दोस्तों, मैं आपका हमसफ़र शिवदत्त आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बेहतरीन किताब, जिसका नाम है सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। ये हिंदी अनुवाद है महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। अब इस किताब के हम 8वें पायदान तक आ चुके हैं, जिसका शीर्षक है विद्वानों की तरह सोचो। तो आइए शुरू करते हैं। अपने हर विचार, हर तथ्य और जो कुछ भी दिमाग में आता है, को लाभ में बदल दो। इसे अपने लिए कारगर और उत्पादक बना डालो। बातों के बारे में वैसा मत सोचो जैसी वो है, बल्कि वैसा सोचो जैसी वो हो सकती है। केवल सपने मत देखो, उनको साकार करो। मैक्सवेल माल्ट्स। आप संभावनाओं से परिपूर्ण विद्वान हैं। आपके अद्भुत दिमाग में 18 अरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं। उसमें से हर एक भीतर ही भीतर 20,000 और कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में आने वाले संभावित विचारों की संख्या पूरे ब्रह्मांड के अणुओं को मिला लेने पर भी उनसे ज्यादा ही रहेगी। आपके पास अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा विलक्षण गति से सीखने और उसे सहज कर रखने की क्षमता है। कहा भी जाता है कि जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है, तो यह किसी बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख होने जैसा होता है। आपकी ये लाइब्रेरी आपके दोनों कानों के बीच आपके दिमाग में है। दौलत की उत्पत्ति। संपूर्ण मानव इतिहास में कीमत का निर्धारण जमीन, श्रम, पैसे, फर्नीचर, सामान, मशीनरी और अन्य अचल संपत्ति के जरिए ही होता रहा है। सारी जंग और क्रांतियां इन पर नियंत्रण के लिए ही हुई है। इनको कीमत प्रदान करने वाले शुरुआती लोग वे ही थे जो विभिन्न संसाधनों को जुटाकर बाजार के लिए उत्पाद और सेवाएं तैयार करते हैं। 20वीं सदी में परिवर्तन इतनी तेजी के साथ हुए कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्ष 1900 में अमेरिका में 50% लोग खेतों में काम करके उन 50% लोगों के लिए फसल उगाते थे जो कि शहरों में रहते थे। आज केवल 3% लोग ही खेतों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी न केवल अमेरिकी लोगों के लिए ही फसल का उत्पादन कर लेते हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा फसल पैदा कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका या तो इसका निर्यात करता है या फिर मुफ्त भी दे डालता है। हम कृषि युग से, औद्योगिक युग से, सेवा युग से होते हुए सूचना युग में पहुंचे और अब हम संचार युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लिए मूल्य का आधारभूत स्रोत अब जमीन, श्रम या अन्य अचल संपत्ति नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान, जानकारी और विचार है। जो सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है, वो आपके दोनों कानों के बीच में बसे दिमाग में ही है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इसे अपनी जिंदगी को ऊर्जावान बनाने तथा पसंद की हर चीज को हासिल करने के लिहाज से तैयार करके एक असीमित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आज की असली दौलत। आज अमेरिका ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है बिल गेट्स। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सकल कमाई बरसों से इसी धंधे से जुड़ी आईबीएम कंपनी से कहीं ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पूरी तरह से दिमागी ताकत पर ही बनी है। ये कंप्यूटर के भीतर और कंप्यूटर से कंप्यूटर तक टेलीफोन लाइंस, वायरलेस सिस्टम से और उपग्रहों के जरिए सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाती है। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपकी मुख्य दौलत हर रोज काम का वक्त खत्म होने पर रात को दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आपके ऑफिस की पूरी इमारत भले ही जल जाए, लेकिन जब तक आपके लिए काम करने वाले सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपने कारोबार को दोबारा आरंभ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी या व्यक्ति के लिए उसकी मुख्य दौलत सोचने और उस सोच से परिणाम हासिल करने की वह ताकत है जिसके लिए दूसरे उसको भुगतान करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी दौलत तैयार करने की योग्यता का फैसला आपकी शारीरिक ताकत से ज़्यादा आपकी दिमागी ताकत से होता है। शुरुआती पूंजी। बीती हुई पीढ़ियों में किसी व्यक्ति के लिए बड़ी पूंजी जमा करने, निर्माण या सेवा के क्षेत्र में कोई कारोबार शुरू करना आसान काम नहीं था। आज भौतिक संपत्ति में ऐसे पैसे का निवेश एक सिरदर्द ही साबित हो सकता है। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के कारण आज 10 करोड़ डॉलर की निर्माण इकाई भी जरा सी देर में बेकार साबित हो सकती है। लेकिन आपके दोनों कानों के बीच जो है वह बेशकीमती है। यह अनगिनत कामों और उपयोग वाला है। यह लचीला है और इसे बिना किसी सीमा के चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अगर आप तरीका सीख ले तो।
एक अप्रवासी अमेरिका के एयरपोर्ट पर अरबों डॉलर की इंडस्ट्री की योजना के साथ आ सकता है। हो सकता है कि वो कस्टम अधिकारियों के पास जाकर कहे कि उसके पास घोषणा करने लायक कुछ भी नहीं है। दरअसल उसकी पूंजी है उसका ज्ञान और उसका कौशल। स्थापित हो चुके कई बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों का अमेरिका में इसी तरह से आगमन हुआ है। ज्ञान ही वह महत्वपूर्ण संसाधन है। आज कीमत के निर्धारण की आधारभूत इकाई है ज्ञान। चूंकि आपके द्वारा हासिल किए जा सकने वाले ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कमाई जा सकने वाली दौलत की भी कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से आरंभ कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप अपनी दिमागी दौलत को बढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। आप आज ही अपने प्रदर्शन को सुधारने की योग्यता को विकसित करके वे परिणाम हासिल कर सकते हैं जिनके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार रहें। ज्ञान के बारे में खास बात यह है कि इसे बिना इसकी कीमत गंवाए हजार क्या लाख गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसी इकलौती चीज़ है जिसके उपयोग की कोई भी सीमा नहीं है। अगर आपके या किसी और के पास कोई ऐसा विचार आता है जो किसी काम को ज़्यादा तेज़ तरीके से करवा सकता है, तो इसे पूरी दुनिया में फैलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और फिर ये लाखों अन्य लोगों को मिल जाएगा जो इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं। और इसमें आपने कुछ भी नहीं गंवाया। ये वाकई अद्भुत है। अचल संपत्ति बनाम दिमाग की ताकत। आज बैंकिंग और आर्थिक जगत ज्ञान को संपत्ति के तौर पर स्वीकारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बैंक केवल उसी अचल संपत्ति के एवज में ही कर्ज में यकीन रखती है, ऐसी चीज़ें जिनको कर्ज अदा न करने की स्थिति में जब्त किया जा सके। दूसरी ओर, कंपनी की असली संपत्ति को इस तरह से नहीं आंका जा सकता। वह तो वहाँ काम कर रहे लोगों की सोचने की शक्ति का ही फल है। उसकी असली संपत्ति तो जानकारों की टीम द्वारा प्रतिद्वंद्विता से भरे बाजार में किसी समस्या, नई खोज, उत्पादन बनाने या किसी सेवा के लिए मिलकर किया जा रहा काम है। आपकी कामयाबी में आपके दिमाग की ताकत और रचनात्मकता के इस्तेमाल का बड़ा योगदान होता है। आज हम ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे अपने कौशल और सोच में बदलाव से ज़्यादा बेहतर बना जा सकता है। ज़रा सा परिवर्तन, बड़े परिणाम। कई बार तो आपके सोचने के तौर तरीकों में ज़रा सा परिवर्तन भी आपके द्वारा हासिल किए जा रहे परिणामों और आपके प्रदर्शन में बड़ा बदलाव ला देता है। कतई ज़रूरी नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले या फिर कई साल अपने ज्ञान के स्तर को इतना करने में गुजारे कि आपको सम्मानजनक पैसा मिल सके। कई बार तो आपके वर्तमान काम में ही इसी वक्त ठीक वहीं पर ज़रा सा परिवर्तन आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घोड़ा किसी रेस को दूसरे घोड़े से नाक के अंतर से जीत जाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले स्थान पर आने वाला घोड़ा 10 गुना तेज़ है, 10% तेज़ है? नहीं, जीतने वाला घोड़ा दूसरे से बस एक नाक बेहतर है। इसी तर्ज पर आपको एक ज़रा सी मगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो वह आपकी वर्तमान परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अधिकांशतया तो एक ज़रा सी सोच या अंतर्दृष्टि आपकी पूरी ज़िंदगी या कैरियर को ही बदल डालती है। बुद्धिमानी का घमंड टाले। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे ये भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। इसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले का बुद्धिमानी का घमंड कहा जा सकता है, अज्ञान भरी अयोग्यता। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात को नहीं जानता और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वह उस बात को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती क्योंकि वह और जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता। इसलिए बुद्धिमान बनने की शुरुआत ही इस बात का पता लगाने से होती है कि आपको कितनी बातों का पता नहीं है और आप कितना कम जानते हैं। अभिभूत न हो जाए। मैंने कई देशों का दौरा किया है और अनगिनत विद्वान और कामयाब लोगों से मुलाकात की है। मैंने कई लखपतियों, करोड़पतियों और अरबपतियों से भी बातचीत की है। मैंने सरकार के शीर्ष स्तर पर सबसे तेज तर्रार पुरुषों और महिलाओं के साथ भी काम किया है। और उन सभी लोगों में अगर कोई एक बात एक जैसी थी तो वो ये कि वे अपनी दिमागी ताकत को लेकर कभी भी अभिभूत नहीं होते।
हकीकत में तो वे जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करते हैं उतने ही विनम्र होते जाते हैं और उतना ही वे खुद को उस क्षेत्र विशेष का कम विशेषज्ञ मानने लगते हैं। 700 वर्ष पहले इंग्लैंड के रोजर बेकन को अंतिम सर्वज्ञाता व्यक्ति माना जाता रहा था। उनको उस वक्त उपलब्ध सभी ज्ञान और विज्ञान की जानकारी हासिल थी। अपने अस्तित्व काल में उनको वो सब बातें पता थी जो कि उस दौर में पढ़ाई जाती थी। निश्चित ही उस वक्त उपलब्ध ज्ञान की मात्रा काफ़ी सीमित थी। उस वक्त काफ़ी कम किताबें थी। उस वक्त वैज्ञानिक दार्शनिक लेखन और शोध कार्य से जुड़े कम शोधकर्ता थे। बहुत तेजी से बढ़ता है ज्ञान। आज हालांकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए किसी छोटे से विषय के बारे में भी समुची जानकारी रख पाना संभव नहीं है। अब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की ओर ही देखिए। वहाँ पर ऐसे विलक्षण दिमाग वाले लोग मौजूद हैं जो कि केवल ज्ञान के भीतरी भाग या फिर शरीर के किसी अन्य एक हिस्से के ही अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। भले ही वे बेहद बुद्धिमान और समर्पित पेशेवर लोग होते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी शरीर के केवल एक हिस्से तक ही सिमट कर रह जाती है। वे फिर भी उस अंग के बारे में उपलब्ध तमाम जानकारी हासिल नहीं कर पाते। कई बार मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है? निश्चित ही कोई एक व्यक्ति भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाता। फिर मैं समझाने लगता हूँ कि सर्वज्ञाता से मेरा आशय क्या है। सर्वज्ञाता वो व्यक्ति है जो ये महसूस करता है कि वह किसी विषय के बारे में वो सब कुछ जानता है जो उसकी राय में जानना ज़रूरी है। भला आप खुद कैसे बता सकते हैं कि आप सर्वज्ञाता बन गए हैं? बिल्कुल साफ बात है, आपने सीखना बंद कर दिया है और अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में आगे बढ़ना भी। आपने पढ़ना बंद कर दिया है, ऑडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है और अतिरिक्त कोर्स भी लेना बंद कर दिया है। जवाब बदल रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के छात्रों को एडवांस टेस्ट देकर ऑफिस की ओर लौट रहे अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके एक स्नातकीय सहायक ने पूछा कि डॉक्टर आइंस्टीन, क्या ये वही पर्चा नहीं था जो आपने पिछले वर्ष के भौतिकी की कक्षा को दिया था? डॉक्टर आइंस्टीन ने हामी भरी और कहा, हाँ, ये पिछले साल वाला ही पर्चा था। नोबेल पुरस्कार विजेता महान साइंटिस्ट आइंस्टीन के सामने हिम्मत जुटाकर उनके सहायक ने आखिर पूछ ही लिया, लेकिन डॉक्टर आइंस्टीन, आप लगातार 2 साल तक एक ही पर्चा कैसे दे सकते हैं? आइंस्टीन ने कहा, क्योंकि पिछले 1 साल में जवाब बदल गए हैं। इसी तरह आज आपके जवाब भी पहले की तुलना में काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। आपके बैठे रहने के दौरान ही आपके क्षेत्र में जवाब बदलते जा रहे हैं। 1 साल पहले जो सही था आज न हो, और आज जो सही है हो सकता है कि 1 साल बाद सही न हो। अपने क्षेत्र में शीर्ष पर बने रहने का एक ही तरीका है कि आप लगातार नए विचारों और ज्ञान के साथ आज की जानकारी को परखते रहें। नवनिर्माण के स्रोत। अपनी किताब इनोवेशन एंड एंटरप्रीनियरशिप हार्पर बिजनेस 1985 में पीटर ड्रकर ने लिखा है, कारोबार की सबसे बड़ी कामयाबियां 2 ही तरह की बातों का परिणाम होती हैं, या तो अनसोची कामयाबी से या फिर अनसोची नाकामी से। वे बताती है कि जब कोई असामान्य या अनपेक्षित बात होती है तो सामान्य व्यक्ति उसे अचानक हुई घटना या फिर एक दुर्घटना जानकर खारिज कर देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति हालांकि हर अनपेक्षित घटना का ऐसे अध्ययन करता है मानो ये किसी छिपे हुए रुख या बातों में हो रहे किसी आधारभूत परिवर्तन का द्योतक है। प्रयोग के दौरान प्रयोगशाला में फफूंद के हवा के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलने और पेट्री डिश पर जमने की वजह से बैक्टीरिया नष्ट हो गए। प्रयोगशाला सहायक इसे लगभग फेंकने ही वाले थे। बहरहाल एक जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस फफूंद के बारे में जिज्ञासु हुए जो कि इतनी शक्तिशाली थी कि इतने ताकतवर बैक्टीरिया को भी मार सकती थी। उनके प्रयोगों ने एक आविष्कार को जन्म दिया और पेनिसिलिन का विकास हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान बचाई और उनको नाइट की उपाधि और नोबेल पुरस्कार दोनों ही जिताए। अपने दिमाग को खुला रखें। वर्ष 1975 की बात है। IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में बाजार में छिपी संभावनाओं को तलाशने के लिए सलाहकारों से राय ली। वे इस निष्कर्ष के साथ वापस आए कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर्सनल कंप्यूटर बेचे जा सकते हैं। इसी सूचना को आधार बनाते हुए IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र से परे हटते हुए अपने मेन फ्रेम के ही काम पर पूरा ध्यान देना जारी रखा। उसकी अनदेखी ने क्यूपेरटिनो कैलिफोर्निया में एक कंपनी की नींव डालने में अहम भूमिका निभाई जिसका नाम था एप्पल कंप्यूटर। जब एप्पल कंप्यूटर ने बाजार में आते ही बिक्री में
हजारों के आंकड़े पार करना शुरू किया तो आईबीएम ने भी तेजी के साथ बुद्धिमान बन जाने का फैसला किया। उसने अपनी नीति को पूरी तरह से बदलते हुए छोटे कंप्यूटर के कारोबार में कदम रखने का फैसला किया। आईबीएम ने एक ऐसा पीसी बनाया जिसने 40 वर्ष के भीतर ही पूरी दुनिया के छोटे कंप्यूटर के बाजार के 50% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। रुझान पर नजर रखें। लेकिन आईबीएम छोटे कंप्यूटर के रुझान में आ रहे इस बड़े परिवर्तन को भांपने में नाकामयाब रहा। पीसी के क्षेत्र में अपनी शुरुआती कामयाबी को भुलाकर आईबीएम ने मेनफ्रेम कंप्यूटरों के विकास और बिक्री पर ही ध्यान को केंद्रित रखा। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आ गई और आईबीएम से दुनिया की शीर्ष कंपनी का तमगा छिन गया। आईबीएम इस बात को देखने में गलती कर गया कि उसका पीसी के 50% बाजार पर कब्जा दरअसल पूरी दुनिया में आ रही पीसी क्रांति का सूचक था। आज आईबीएम को डेल कंप्यूटर, हेवलेट पेकार्ड, कॉम्पैक, तोशिबा और अन्य कंपनियों की बराबरी करने में पसीना आ रहा है। आईबीएम ने रुझान को नहीं समझ पाने का खामियाजा भुगता और लगता नहीं कि वह पीसी के बाजार में अपनी इस गलती के कारण फिर कभी सबसे आगे निकल सकेगा। भविष्य के बारे में सोचें, अपनी आंखें खुली रखें। आज आपके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए थे। इन तमाम परिवर्तनों में ही उस रुझान के संकेत मिल सकते हैं जो कि आपके लिए किस्मत या कामयाबी का दरवाज़ा खोल दे। आपको दिल और दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक वैसी ही नहीं रहती। आपको सबसे बेहतरीन मौके अपने ज्ञान और पूरी दिमागी ताकत को भविष्य के नए उत्पादों और नई सोच में झोंक कर ही हासिल होंगे। आपको अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलने के लिए बस एक ऐसे विचार को खोजना होगा जो 10% नया हो। आपको बस ऐसे नए उत्पाद या सेवा की दरकार है जो दूसरों की तुलना में कुछ बेहतर, तेज़तर और सस्ती हो और आप जल्द ही सबसे आगे निकल जाएंगे। आज अमेरिका और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वे ही लोग काम कर रहे हैं जिनकी शुरुआत खाली हाथों से हुई थी। एक दिन उनको एक विलक्षण विचार आया जिसने उनके उद्योग में क्रांति ला दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। आपके लिए वह क्या हो सकता है? 2 बातें जो आपको रोक देती हैं। आपको अपनी दिमागी ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल से रोकने वाली 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। यह अड़ियल रुख और एक ही स्तर पर पहुंचकर ठहर सा जाना। अड़ियल रुख को दूसरे शब्दों में व्यवहारों का कड़ा हो जाना भी कहा जा सकता है। ये खासतौर पर ऐसे व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जो अपने विचारों को लेकर हठी, कठोर और न बदलने वाला हो। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या बात के प्रति किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर फिर उसके बारे में विचार को बदलने को कतई तैयार नहीं होता। इस पूर्वाग्रह को इसे कई बार सोचने का मशीनी तरीका भी कहा जाता है। आप शायद इस तरह के लोगों को जानते भी होंगे। इसके ठीक विपरीत सोच वाले ज़्यादा खुले और लचीले व्यवहार वाले होते हैं। इसे परिस्थिति के अनुरूप बदलने वाला आम विचार कहा जाता है। इस तरह के लोग हर नई जानकारी को हासिल करने के प्रति खुली सोच रखते हैं। वे नए विचारों और नए घटनाक्रम को लेकर उत्सुक होते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि क्या सही है बजाय इसके कि कौन सही है। अगर कोई आकर उनको किसी नए विचार को बेहतर साबित कर दे तो वे पुराने विचार को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि नए विचार से उनकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है या लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, फिर भले ही इससे उनका मूल विचार गलत साबित हो जाए। मेधावी व्यक्ति के 3 गुण। मेधावी व्यक्तियों पर बरसों से सघन अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा हासिल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि ज़रूरी नहीं है कि मेधावी व्यक्ति का IQ ज़्यादा ही हो। अधिकांशतया वे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने दिमाग का औसत या उनसे बेहतर व्यक्तियों से भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप भी मेधावियों के ही स्तर को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप उनकी तरह सोचना सीख लें। मेधावी लोगों के कुल मिलाकर 3 गुण प्रमुखता से होते हैं। इनमें से हर एक का विकास करके आप इसे अपने सोचने के तौर तरीकों का स्थायी अंग बना सकते हैं। पहली बात, मेधावी लोग अपने दिमाग को खुला रखते हैं। वे किसी भी सवाल या समस्या के बारे में उत्सुक, सवाल पूछने और लचीले व कई किस्म की संभावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार होते हैं। उनका ग्रहणशील दिमाग किसी खुले दरवाजे की तरह होता है जो किसी भी दिशा या स्रोत से आने वाले विचारों के लिए खुला रहता है। ये हुआ किसी भी मेधावी व्यक्ति के दिमाग का खाका और आप इसे अभ्यास करके सीख सकते हैं।
दूसरा, मेधावी लोग किसी भी सवाल या समस्या के हल को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से खोजते हैं। वे समस्या के पीछे एकाएक ऐसे भागने नहीं लगते हैं जैसे कि कोई कुत्ता गुजरती हुई कार के पीछे भागता है, बल्कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना तर्कसंगत तरीके से सधे हुए सवाल पूछते हुए करते हैं, जैसे कि गणित का कोई सवाल हल कर रहे हो। तीसरा, मेधावी लोग किसी भी समस्या का सामना सवालों की झड़ी के साथ करते हैं। सवाल पूछने से दिमाग खुला रहता है। मेधावी लोग पहले पूछते हैं, वास्तव में समस्या है क्या? और पहली बात तो ये कि ये समस्या क्यों है। फिर वे पूछते हैं, इस समस्या का आदर्श हल क्या होगा और हमें इस समस्या का हल खोजने से कौन सी बात रोक रही है। वे पूछते हैं, आखिर परिस्थिति ऐसी क्यों है? ये कैसे हो गया? इसका कारण क्या है? ये पहली बार कब और कहाँ हुई? इससे कौन जुड़ा है? इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं? सभी बातों पर विचार किए जाएं तो इन विभिन्न तरीकों में से कौन सा हल सबसे ज़्यादा स्वीकार्य लगता है? सवाल पूछने भर से ही आपके दिमाग के दरवाजे खुलने लगते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हुए आपकी विचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। सवाल पूछने से आप किसी भी समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल करने और किसी कारगर फैसले पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एकाएक निष्कर्ष पर पहुंचना। एक तय ढर्रे की सोच वाले लोगों के दिमाग का ढांचा ही ऐसा होता है कि वे एकाएक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वे एक समस्या देखते हैं और तुरंत उसके लिए एक हल पर भी पहुंच जाते हैं। जब दो घटनाएं एक साथ होती है तो वे यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दोनों का एक दूसरे से कोई नज़दीकी नाता है। वे आपसी संबंध और कारण के अंतर को नहीं जान पाते। एक बार उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो वे उसे और पुख्ता करने के लिए कारण तलाशने लग जाते हैं। जल्द ही बात उनके आत्मसम्मान तक पहुंच जाती है और वे अपनी सोच को नहीं बदलने की बात को लेकर अड़ से जाते हैं। आपके विचारों की संख्या और हल खोजने के आपके तरीके का आपके समस्या को हल कर सकने वाले सर्वश्रेष्ठ विचार तक पहुंचने के साथ सीधा संबंध दिखाई देता है। इसी कारण से आपको एकाएक किसी निष्कर्ष या फैसले पर पहुंचने की आदत पर नियंत्रण सीखना होगा। आपको समस्या के हल की ओर धीमी गति से बढ़ना चाहिए, एक मेधावी व्यक्ति की तरह, और इस दौरान सवाल भी पूछते रहना चाहिए। आपको अपना दिमाग हर हाल में खुला रखना चाहिए। रचनात्मकता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर सच्चाई पता होती तो आप विचारों को पैदा करने वाले एक जीव हैं। रचनात्मकता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप एक ऐसे उम्दा दिमाग वाले व्यक्ति हैं जिसके दिमाग में अच्छे विचारों का तांता लगा रहता है और उन्हें आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर आपने अपने दिमाग को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल न किया हो तो भी आप कॉफ़ी के कप के पेंदे में पड़ी शक्कर की तरह हिलाकर इसे सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए जिन तरीकों के इस्तेमाल की दरकार है उस पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। रचनात्मक सोच और अपने दिमाग की ताकत के इस्तेमाल के बारे में संभावनाओं का नियम, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज लागू होता है। ये नियम कहता है कि जितने ज़्यादा विचारों से आपका सामना होगा उतनी ही आपकी सही विचार तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ेगी, ठीक उसी वक्त जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। आज के सबसे कामयाब लोग वही है जो लगातार विभिन्न स्रोतों के जरिए खुद को नए नए विचारों के संपर्क में रखते हैं। नाकामयाब लोग वो होते हैं जो इसके विपरीत पुराने थके हुए विचारों पर बेहद कम सोच और कम रचनात्मकता के साथ वक्त गंवाते रहते हैं। विचारों के लिए हर तरफ देखें। जब आप किसी ऐसे सेमिनार या लेक्चर में मौजूद होते हैं जिसमें कोई विशेषज्ञ किसी क्षेत्र के नए नए विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हो तो आप पर एकाएक विचारों की बौछार से हो जाती है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों की ज़िंदगी या तो केवल एक लेक्चर में ही किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के विचार से मिले अंतर्दृष्टि से ही कामयाब हो चुकी है। वह उनके भविष्य के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुआ। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर आप कोर्स, सेमिनार और लेक्चर में नियमित तौर पर भाग ले रहे हों। आप पर लगातार नए विचारों की बौछार होती रहेगी जो कि आपके दिमाग को सतर्क और सजग बनाए रखेगी। आपकी रचनात्मकता का प्रवाह बना रहेगा। रचनात्मक लोग निरंतर पढ़ते रहते हैं, न केवल अपने क्षेत्र के बारे में बल्कि दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी।
वे आमतौर पर वास्तविकता से जुड़ा साहित्य ही पढ़ते हैं। वे कई पत्रिकाओं और अखबारों के नियमित ग्राहक होते हैं। वे किसी भी पत्रिका की विषय सूची और उसके प्रमुख आलेखों पर नज़र रखते हैं। हमेशा अपने हाथ में पेन या हाइलाइटर लेकर पढ़ें। बेहतर होगा अगर आप तेज़ी से पढ़ना सीख जाएं। इससे आपको 1 मिनट में ही हज़ारों शब्दों या उससे भी ज़्यादा शब्दों को देखने में आसानी होगी। तेज़ी से पढ़ना एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। जैसे कुछ घंटे अभ्यास के साथ आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए आप अपनी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा सूचना को हासिल कर सकेंगे। सही लोगों से संपर्क रखें। प्रभावी लोग सकारात्मक, रचनात्मक लोगों के साथ जुड़ने की आदत को आत्मसात कर लेते हैं। विचारों और अनुभवों को लगातार साझा करके वे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। वे मैगजीनों और अखबारों से कटिंग काट कर अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहते हैं। वे अपने दोस्तों को किताबों को पढ़ने और ऑडियो प्रोग्रामों को सुनने की सलाह देते रहते हैं और उनके दोस्त भी बदले में उनको ऐसी बातों के बारे में सलाह देते रहते हैं। कई बार किसी और से मिला एक बेहतरीन विचार ही आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकता है। स्तर विशेष की बेवकूफ़ाना हठधर्मिता लोगों को तरक्की करने से रोकने वाला दूसरा बड़ा कारण है उनका एक जगह थम जाना या अपने बारे में खुशफहमी। इसे एक स्तर विशेष को हासिल करने के लिहाज से हठधर्मिता आ जाना भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ अपने किए और अपने कहे गए शब्दों को ही सही साबित करते रहने की प्रवृत्ति। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने सेल्फ रिलायंस नाम के अपने निबंध में लिखा है, स्तर विशेष पर बने रहने को लेकर हठधर्मिता संकुचित दिमागों का भ्रम मात्र है। उनका इशारा उन लोगों की ओर था जिनमें अपने पुराने मत और व्यवहार पर ही अड़े रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपनी बातों पर अड़े रहने का आपका रवैया आपकी तरक्की की राह में एक बड़ी बाधा साबित हो सकता है। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस वक्त त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए जब कोई ये साबित कर सकता हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उसके पास उपलब्ध है। एक स्तर पर ठहराव से बचने का एक रास्ता आपका इस बात के लिए तैयार रहना है कि आप गलत थे। तेज़ी से बदलते वक्त में श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान ही यह है कि जब उसकी सर्वश्रेष्ठ सोच भी गलत साबित हो तो वह नई सोच को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए काफ़ी साहस और परिपक्वता की दरकार है, लेकिन इससे ज़्यादा विचार और ज़्यादा अंतर्दृष्टि पनपती है। गलत निर्णय। अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार अगर पूरे वक्त की बात की जाए तो आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में से 70% गलत निकलेंगे। 70% का ये आंकड़ा औसत बताता है। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा गलत हो सकते हैं, लेकिन आप एक पुख्ता नियम की तरह इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि लंबे वक्त में अपनी ज़िंदगी और कैरियर के बारे में लिए गए आपके 10 निर्णयों में से 7 गलत निकलेंगे। आपके लिए एक सवाल, अगर प्रबंधकों और अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे निर्णयों में से 70% गलत होते हैं तो भला ये दुनिया चल कैसे रही है? जवाब आसान है, श्रेष्ठ लोग, वो जो संस्थान में तरक्की करना चाहते हैं, वो है जो नुकसान को कम करना चाहते हैं। वे इस बात को जल्द स्वीकार लेते हैं कि उनसे गलती हो गई है और बस उसका रोते रहने की बजाय उसे सुधारने में जुट जाते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग अपने पुराने निर्णयों के प्यार में तो पड़ते ही हैं, एक बार उसे स्वीकार लेने के बाद वे उसे छोड़ते नहीं, भले ही फिर सारी बातें उसके खिलाफ जा रही हो। अपने साथ ऐसा न होने दे, बल्कि सबसे पहले खुद ही इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार रहें कि आपका कोई निर्णय या निष्कर्ष नई जानकारी के आईने में गलत है। पुराने निर्णय को छोड़कर नए हल या काम करने के नए तरीके को अपनाने के लिए तैयार रहें। लचीलेपन से मिलती है ताकत। मेनिंगर इंस्टीट्यूट के अनुसार 21वीं सदी में कामयाबी के लिए आपको जिस गुण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वह है लचीलापन, खासतौर पर विचारों के मामले में। लचीलापन आपकी परिवर्तन और नई चीज़ों को आजमाने की तैयारी को दिखाता है। इसका मुख्य अर्थ ये भी है कि आपके भीतर पुरानी और दकियानुसी बातों को छोड़कर नए और ज़्यादा प्रभावी विचारों को लगातार अपनाने की योग्यता भी है। अनेक लोग अपना अधिकतर वक्त वाद विवाद, तर्क कुतर्क और अपने व्यवहार को सही साबित करने में ही बिता देते हैं। भले ही उन्हें यह पता चल जाए कि किसी काम को करने का उनका पुराना तरीका ठीक नहीं है, फिर भी
वे उसी तरीके से काम को करते रहेंगे। इस प्रवृत्ति से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लचीला रुख अपनाएं, खासतौर पर उस वक्त भी जब आपको ये लग रहा हो कि आप पूरी तरह से सही है। व्यक्तिगत विकास का चमत्कार। मेरी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक तब आया जब मुझको उम्र के 20वें वर्ष के कुछ बाद ही व्यक्तिगत विकास के चमत्कार का पता चला। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे लगा कि आप अपना व्यक्तिगत विकास करके अपने आप को और अधिक सुधार सकते हैं। मुझे सीखने से ये पता चला कि अपने द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत होती है और आपके द्वारा हासिल की जा सकने वाली चीज़ों की वास्तव में कोई भी सीमा नहीं है। सच्चाई यही है कि भविष्य केवल काबिल व्यक्ति का ही होता है। हो सकता है कि कल को आपकी पूरी दौलत समाप्त हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास सोचने और किसी बात का विश्लेषण करने की शक्ति है, आप दोबारा क्या पहले से भी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जिनके पास ज़्यादा जानकारियाँ हैं। भविष्य उन लोगों का नहीं है जिनके पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा धन है, बल्कि उन लोगों का है जिनके पास दूसरों से ज़्यादा जानकारी है। तेज़ी से बेकार होना। आपके क्षेत्र में ज्ञान और जानकारी हर 2-3 साल में दोगुनी गति से बढ़ रही है। आपके पास जानकारी का जो आधार है वो तेज़ी से पुराना और बेकार होता जा रहा है। आपको दौड़ में बने रहने के लिए भी लगातार जानकारी और विचारों को हासिल करना होगा। सौभाग्यवश 3 भाग का एक ऐसा कार्यक्रम मौजूद है जिसके सहारे आप अपने आप को दूसरों से आगे रख सकते हैं। मैंने इसे इस्तेमाल किया है और हज़ारों लोगों को इसे सिखाया भी है। मेरे पास ऐसे लोगों के पत्रों की कई फाइलें भी हैं जिनकी इससे ज़िंदगी ही बदल गई। लगातार निजी और पेशेवर विकास की 3 प्रमुख कुंजियां हैं: लगातार पढ़ना, ऑडियो लर्निंग प्रोग्रामों को लगातार सुनना और लगातार प्रशिक्षण। हर रोज़ पढ़ें। अपने काम में सबसे आगे रहने के लिए आपको रोज़ अपने क्षेत्र के बारे में कम से कम 1 घंटे पढ़ना चाहिए, खास बातों को अंडरलाइन करते हुए और अच्छे नोट्स बनाते हुए। 1 घंटे से कम की पढ़ाई आपको हर तरह से अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे कर देगी। मेरे दोस्त जिम रॉन सलाह देते हैं, अपने आप पर भी उतनी ही मेहनत करो जितनी कि अपने काम पर करते हो। कम से कम इतना तो करें, सुबह जल्दी उठकर किसी शिक्षाप्रद बात को कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़ें। सावधानी के साथ नोट्स बनाएं। नियमित तौर पर अपने नोट्स की समीक्षा करें। इस बात पर सोचें कि आपने क्या सीखा और आप कैसे इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू करेंगे। अपनी कल्पनाशीलता की ताकत का इस्तेमाल करें और नई जानकारी का किसी तरह से इस्तेमाल करें। यह आपके सीखने और नई सोच को अपना लेने की गति को नाटकीय अंदाज से बढ़ा देगा। साथ ही इस बात की संभावनाओं को भी बढ़ा देगा कि आप उसको मिलने वाले पहले मौके से ही लागू कर दें। अगर आप रोज़ केवल 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो वह हर सप्ताह एक किताब पढ़ने के बराबर होगा। प्रति सप्ताह एक किताब का मतलब होगा प्रतिवर्ष 50 किताबें। 50 किताबें प्रतिवर्ष का मतलब होगा कि अगले 10 वर्ष में आप 500 किताबें पढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो आपको किताबों को रखने के लिए बड़े घर की ज़रूरत होगी और शायद तब तक आप उस बड़े घर को खरीदने के काबिल भी हो चुके होंगे। खुद को वह बढ़त दे। अमेरिकन बुक सेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 70% अमेरिकी वयस्कों ने पिछले 5 साल में किसी भी बुक स्टोर का रुख नहीं किया है। औसत अमेरिकी साल में 1 से भी कम किताब पढ़ता है। 58% अमेरिकी वयस्क तो हाई स्कूल छोड़ने के बाद कभी भी किसी किताब को पहले से आखिरी पन्ने तक नहीं पढ़ते। इस दौरान इस सूचना के युग में अगर आप नियमित तौर पर नहीं पढ़ते तो आप पर वक्त गुजरने के साथ ही पुराने और दकियानुसी हो जाने का खतरा मंडरा जाएगा। दूसरी ओर अगर आपने हर रोज़ 1 घंटे भी पढ़ाई कर ली तो आपको हर साल अपने क्षेत्र में पीएचडी के बराबर पढ़ाई कर लेने का मौका मिल जाएगा। आप अपने कारोबार में सबसे स्मार्ट, बेहतर जानकारी वाले और सबसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरों को भी प्रेरित करें। कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक अच्छा दोस्त था जो बहुत ही कम पढ़ता था। वह इस बात से भी सहमत नहीं था कि पढ़ने से उसकी आय और ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। स्कूल छोड़ने के बाद से ही उसने पढ़ने की आदत छोड़ दी थी। वह इस बात को लेकर बहस भी कर लेता था कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। इस दौरान उसे जीवन यापन में भी परेशानी आ रही थी।
वह लगातार हताशा का सामना कर रहा था। वह अपने से बेहतर जानकारी वाले प्रतिद्वंदियों के हाथों अपने कारोबार में मात खा रहा था। लगातार 3 साल तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। आखिर उसने हार मान ली और वो हर रोज पढ़ने लगा। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि पढ़ने का उसको कितना लाभ हुआ, और जब वो अपने ग्राहक से बात करता है तो उसके पास कितनी ज़्यादा बेहतर जानकारी होती है। जल्द ही उसने मेरी सलाह के मुताबिक हर रोज़ 1 घंटे पढ़ना आरंभ कर दिया। प्रति सप्ताह एक किताब। 1 साल के भीतर उसकी कमाई 2 गुनी हो ही गई और अगले साल उससे भी 2 गुनी। आज वह अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले लोगों में से है, और मुझे हर मुलाकात में ये बताते हुए उसे गर्व महसूस होता है कि उसे एकाध ही ऐसा ग्राहक मिलता है जो उससे ज़्यादा जानकारी रखता हो। और जितना ज़्यादा वो पढ़ता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी काबिलियत भी। ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखना होगा। नियम आसान है। ज़्यादा कमाने के लिए आप ज़्यादा सीखें। आप अपने क्षेत्र में उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं जितनी तेज़ी से आप उसके बारे में कुछ नया सीख कर उसे आजमाते हैं। आपके निजी और पेशेवर विकास का दूसरा हिस्सा है ऑडियो लर्निंग प्रोग्रामों को सुनना। अगर आप काम पर जाने के लिए कार, बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप हर साल 500 से 1000 घंटे यात्रा में ही बिता देते हैं। अगर आप इस वक्त को अपने सीखने के वक्त में बदल लें तो आप केवल काम पर आने जाने के दौरान ही 40 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से 3 से 6 माह के कोर्स के बराबर अतिरिक्त शिक्षा हासिल कर लेंगे। मैंने अनगिनत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने काम पर आने जाने के दौरान शिक्षाप्रद ऑडियो कैसेटों को सुनकर अपनी आय 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी कर ली है। जितना संभव हो प्रशिक्षण ले। कामयाबी की तीसरी कुंजी है लगातार सीखते रहना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर संभव प्रशिक्षण हासिल करें और अपने दिमाग की संभावनाओं को जागरूक करें। अगर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर सिखाया जा रहा हो तो ये निश्चित तौर पर प्रभावशाली साबित हो चुका होगा। उस कार्यक्रम को पेश कर रहे व्यक्ति ने शायद अनेक वर्षों का अनुभव हासिल किया हो। ये भी संभव है कि वह अपना इतने वर्षों का अनुभव आपको केवल 1 या 2 घंटे के कार्यक्रम में ही बताने जा रहा हो। कई बार आप केवल एक सेमिनार में भाग लेकर अपनी हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत को बचा लेते हैं। एक विशेषज्ञ आपको ऐसी बातें बता सकता है जो आपके काम को और अधिक आसान और तेज़ बना दे। आप इन तीनों नियमित पठन, ऑडियो लर्निंग प्रोग्रामों को नियमित सुनना और नियमित व लगातार प्रशिक्षण को मिला देते हैं तो आपके पास एक ऐसा कारगर मिश्रण हो जाता है जो आपको ऐसी तूफानी गति से आगे बढ़ाता है जो शायद इनके बगैर संभव नहीं थी। ज्ञान ही शक्ति है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। यह कुछ हद तक ही सही है। हकीकत में तो वह ज्ञान और ज़्यादा शक्तिशाली है जिसे किसी काम में कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लाइब्रेरियों में ऐसी सैकड़ों किताबें पड़ी हुई हैं जो किसी का भला नहीं करती। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके में बदलने के लिए आपको अपने दिमाग को नियमित तौर पर नए विचारों से अवगत कराते रहना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी हासिल करनी होगी। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों के नियमित संपर्क में रहना होगा। आपको हर वक्त अपने काम को बेहतर, तेज़, किफ़ायती और आसान तरीके से करने का रास्ता खोजते रहना होगा। आपको हमेशा अपने उपभोक्ता और ग्राहक की बेहतर तरीके से सेवा के रास्ते खोजते रहने होंगे। आपको अपने क्षेत्र में दूसरों से ऐसी बढ़त लेनी होगी कि आप आगे ही बने रहेंगे अपने क्षेत्र के एक बेशकीमती व्यक्ति बनकर। असीमित सोच। सूचना के इस युग में ज्ञान ही सब कुछ है, और आपके द्वारा हासिल किया जा सकने वाला ज्ञान और उसको जीवन पर लागू करने की सीमा का निर्धारण आपकी निजी आकांक्षा पर निर्भर होता है। आपके हासिल करने की कोई सीमा नहीं है सिवाय उस सीमा के जो आप खुद तय कर लेते हैं। आज आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। अपने क्षेत्र के बारे में आपकी जानकारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसके साथ ही अपने कौशल को काम में लागू करने का आपका हौसला और आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हौसला और आत्मविश्वास आपके भीतर विकसित होगा, आपकी अपने बारे में सोच और निजी शक्ति उतनी ही बेहतर होगी। किसी भी काम में आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। करके देखें। 1. आज ही अपने क्षेत्र से संबंधित किताबों की अपनी लाइब्रेरी बनाना आरंभ कर दें। हर रोज़ कम से कम आधा से 1 घंटे तक पढ़ें
खास बातों को अंडरलाइन और नोट करते हुए। 2, अपने काम में अपनी ताज़ा अनसोची कामयाबियों और नाकामियों का परीक्षण करें। क्या वे किसी ऐसे रुझान को दर्शाते हैं जिससे आप कुछ लाभ उठा सकते हैं? 3, अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का योजनाबद्ध तरीके से सामना करें। कल्पना करें कि हल ठीक उससे उल्टा है जो आप कर रहे हैं। 4, अपने दिमाग को लगातार नए विचारों और नई सोच से रूबरू कराएं। ढेर सारे सवाल पूछें, इस संभावना पर भी विचार करें कि आप गलत हो सकते हैं। 5, अपने सफ़र के दौरान शिक्षाप्रद ऑडियो कैसेटों को सुनें। अपनी कार को मोबाइल क्लास बना दें, मानो पहिए पर विश्वविद्यालय। 6, अपने कैरियर के उस क्षेत्र के बारे में पता करें जहां विशेषज्ञ की मदद आपको तरक्की में मदद कर सकती है। उस क्षेत्र में हर संभव जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन और सीखने की एक योजना बनाएं। आप जो भी करें उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। 7, केवल सकारात्मक, आशावादी, खुश लोगों के साथ ही रहें। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की कोई दिशा है। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो उनके ही साथ रहें। तो दोस्तों, महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ इस किताब का हिंदी अनुवाद सोच बदलो ज़िंदगी बदलो का 8वां पायदान अब यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले एपिसोड में हम पायदान क्रमांक 9 सुनेंगे, जिसका शीर्षक है दिमाग की ताकत पहचानो। शुरुआत में 2-3 पंक्तियाँ मैं बताता हूँ जो लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं। एक औसत व्यक्ति में छिपी संभावनाएं किसी अनजान महासागर, किसी अनदेखे महाद्वीप जैसी होती है। संभावनाओं से भरपूर एक ऐसी दुनिया जिसे बस आज़ादी और किसी सही दिशा का इंतज़ार है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।